हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकी के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेगी। तो भाई यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और वो भी कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जो कि कक्षा 9वीं का पाठ 9 है, और इसके हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। मतलब यहां आज से हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के स्टार्ट करने वाले हैं, और इसको स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे कि भाई हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या करवा दिया है। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं, तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर का एक फुल कॉन्सेप्ट वीडियो शूट किया था। भाई इसके अंदर क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या फॉर्मूले लगने हैं, क्या चीज परिमेय है, उन चीजों को बिल्कुल समझाया गया था। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाया, जिसके अंदर उसके उदाहरण, उसके परिमेय और उसमें प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको कंप्लीट करवा दिया गया है। ओके, चलो भाई ठीक। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन भी इसका करवाया है, यानी एक वीडियो में पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करवा दिया गया है। ओके, उसके बाद क्या है, तो उसके बाद आपको मिलता है पूरे एमसीक्यूज की सीरीज भी अवेलेबल है, और आज फाइनली हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्टअप कर रहे हैं। और अगर आपने ये सारी सीरीज पहले की देखी है तो आज आप बिल्कुल ये क्वेश्चन कर पाओगे। यहां पर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कर पाओगे। और बाकी हम तो यहां पे हैं, यहाँ चीजें हम आपको पूरी डिटेल में ये क्वेश्चंस भी करवाएंगे कि भाई कैसे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करना है, और कैसे आप पूरे मार्क्स ले पाओ। ओके, कहीं भी आधा नंबर भी ना कट जाए, ऐसा कैसे हम करें और किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, पूरी क्वालिटी के साथ हम यहां पर आपको करवाने वाले हैं। तो बस साथ में बने रहिए, मजा आने वाला है भाई, आखिर तक बने रहना। ओके, तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं। चलो, तो यहां पर आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो पहला हमारा प्रश्न नंबर 1 है, और इसमें हम यहां देख पा रहे हैं कि भाई WXYZ, भाई एक आपको चतुर्भुज दिख रहा है, WXYZ एक चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज है। कैसा भाई? समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, जिसमें कि XP जो है, ये XP जो है वो लंब है WZ पर, और भाई ZQ जो है वो लंब है किस पर भाई? WX पर है, ठीक है भाई। और क्वेश्चन में दे रखा है WX 10 का है, यानी ये WX जो दे रखा है वो 10 का है, ठीक है भाई, ये 10 का आपको दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है? XP जो है, XP जो है वो 8 का है, तो यहां पर हमने देखा XP जो है वो 8 का है, ठीक है भाई, XP 8 का हो गया। उसके बाद दे रखा है ZQ जो है, ZQ वो कितने का है? तो भाई वो हमें दे रखा है 6 का, यानी ZQ की बात करें तो ये 6 का दे रखा है। अब इस अनुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इस अनुसार क्वेश्चन में क्या रखा है कि YX ज्ञात कीजिए। भाई YX कौन सा है? तो भाई ये YX, ये वाला YX हमें ज्ञात करना है। तो भाई YX कैसे ज्ञात होगा? भाई YX को कैसे ज्ञात किया जाएगा? तो भाई इसमें क्या चीज है, आपको एक चीज पता है, YX जितना है उतना ही ये ZW होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो भाई जितना ये है उतना ही ये है, यानी इसको अगर मैं ज्ञात कर लूं तो वो अपने आप ज्ञात हो जाएगा। तो चलो भाई ज्ञात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले लिखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई पूरे पैटर्न के साथ बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से भाई कैसे स्टार्टिंग किया जाता है और कैसे कैसे क्वेश्चन किया जाता है, बिल्कुल डिटेल में करेक्ट करते जाएंगे, ठीक है भाई, जैसे आपको बिल्कुल एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करना है उसी तरीके से पूरा फॉलो करेंगे। तो भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? तो भाई लिखते हैं दिया है। भाई क्या दिया हुआ है, तो पहले ये लिख लेते हैं। भाई सबसे पहले लिखा हमने दिया है, तो दिया है में यहां पर आते हैं, तो सबसे पहले हमें दे रखा है WXYZ एक समांतर चतुर्भुज है। भाई पहली तो बात ये समांतर चतुर्भुज हमें दे रखा है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई, ये बात दे रखी है। उसके बाद हमें दे रखा है XP जो है वो लंब दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है WZ पर, ठीक है। और दे रखा है भाई क्या? ZQ जो है वो लंब दे रखा है, भाई परपेंडिकुलर दे रखा है किस पे? तो WX पे, ठीक है भाई, WX पर परपेंडिकुलर दे रखा है। उसके बाद क्या है, तो WX का मान क्या दे रखा है? तो WX को कह सकते हैं, ये हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, WX 10 सेंटीमीटर दे रखा है। उसके बाद XP जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो भाई लिखा है यहाँ पर XP जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ZQ जो है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, इतने मान हमें दे रखे हैं। डन। तो भाई इतनी चीजें हमें दे रखी है। उसके बाद हमें देखना है क्या ज्ञात करना है, तो यहां पर लिखेंगे भाई क्या? तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है,
ठीक है भाई, ज्ञात करना है कि अकॉर्डिंग चलते हैं तो भाई क्या ज्ञात करना है, तो भाई वाई एक्स का मान ज्ञात करना है, यानी मैंने लिखा है यहां पर वाई और एक्स, इसका मान हमें ज्ञात करना है। डन। अब आते हैं इसके हल पे, भाई कैसे हल किया जाएगा, तो ये लिखा हमने हल। ठीक है भाई, हल के अकॉर्डिंग चलते, हल कैसे होगा, तो हल की बात करें तो यहां पर हमें जैसा कि पता है, क्या पता है कि भाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक समांतर चतुर्भुज है, यानी लिखेंगे जब डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक समांतर चतुर्भुज है, भाई जब ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, जब ये समांतर चतुर्भुज है उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल जो इसका होगा, भाई इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल किसका, तो भाई डब्ल्यू एक्स वाई जेड, भाई इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा क्या, तो भाई क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, तो आधार गुने में ऊंचाई ही इसका क्षेत्रफल होता है। तो हम क्या इसमें लिख सकते हैं कि ये होगा डब्ल्यू एक्स और गुने में, भाई डब्ल्यू एक्स के साथ इसके साथ ये आएगा गुणे में, भाई इसके साथ हम लिख सकते हैं गुने में, क्या हो जाएगा भाई डब्ल्यू एक्स के साथ गुने में आ जाएगा जेड डब्ल्यू आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई जेड डब्ल्यू, भाई आ गया, भाई डब्ल्यू एक्स के साथ गुने में जेड डब्ल्यू आएगा, या फिर हम क्या, देखो अगर आप इसको आधार लेते हो इसको ऊंचाई लेते हो तो यही होगा जो मैंने लिखा, सॉरी जेड डब्ल्यू तो नहीं होगा। देखो अब देखिए इसमें लंब क्या होगा, तो लंब की बात करें तो लंब हमेशा उसी को लिया जाता है, भाई लंब मतलब ऊंचाई, इसकी हाइट जो ऊंचाई होती है उसी को ली जाती है जो लंब होता है। तो यहां पर जेड क्यू जो है वो आ रहा है लंब, तो यहां पर जेड क्यू लेंगे हम। ठीक है भाई, याद रखना कि भाई क्षेत्रफल जो होता है समांतर चतुर्भुज का वो आधार गुने में ऊंचाई होती है, और ऊंचाई हमेशा लंबवत होता है, आप कभी इस वाले को ऊंचाई नहीं ले सकते। डन। तो आपको हमेशा लंबवत ही लेना पड़ेगा, लंबवत दे रखा है जेड क्यू, तो हम जेड क्यू लिखेंगे। ओके, ये तो हो गया जब हमने आधार इसको माना। लेकिन अगर मैं आधार इसको मान लेता हूं, किसको, जेड डब्ल्यू को आधार मान लेता हूं, तो इस पे लंब ये आएगा पी एक्स आएगा, यानी मैं इसी के आगे लिख सकता हूं क्या, भाई जेड डब्ल्यू गुने में पी एक्स लिखा जा सकता है, भाई ये लिख सकते हैं। ओके भाई, जेड डब्ल्यू के साथ पी एक्स को गुना कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे क्या चीज आ रहा है, डब्ल्यू एक्स क्या है, डब्ल्यू एक्स हमें 10 दे रखा है, तो भाई ये लिखा हमने 10 दे रखा है, और गुने में जेड क्यू कितना दे रखा है, तो भाई ये 6 दे रखा है, 6 लिख दिया। जेड डब्ल्यू कितना दे रखा है, तो ये नहीं पता हमें, ठीक है। उसके बाद पी एक्स कितना दे रखा है, तो भाई 8 दे रखा है, भाई ये 8 आ गया। ठीक है, अब इस 8 को उठा के नीचे ले आते हैं, ठीक है, और जेड डब्ल्यू का मान आ जाएगा यहाँ पे। तो यहां से मैं लिख सकता हूं भाई जेड डब्ल्यू का मान कितना आ रहा है, तो भाई 10 गुने में 6 और बटे में 8 आ गया, भाई ये चीज आ गया। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, कैसे सॉल्व होगा, तो यहां पर देखा भाई 2 से काटा तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तिया 15 बटे में 2 आ रहा है, भाई 15 बटे 2 जिसको हमने भाग किया तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये तो आ गया जेड डब्ल्यू, ठीक है। और भाई हमें पता है कि जेड डब्ल्यू जो होता है वो बराबर होता है किसके, तो एक्स वाई के बराबर होता है, भाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई के बराबर होगा। और वो क्यों होगा, तो वो होगा आपका, इसका रीजन लिखेंगे भाई समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ठीक है भाई। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है, यानी हम कह सकते हैं जेड डब्ल्यू जो है वो एक्स वाई के बराबर होगा, जेड डब्ल्यू एक्स वाई के बराबर होगा। और हमें ज्ञात करना था क्या, तो हमें ज्ञात करना है एक्स वाई यानी वाई एक्स, वही चीज ज्ञात करनी थी। और जेड डब्ल्यू हमें पता है तो इसको लिख सकते हैं सीधे 7.5, भाई 7.5 हमारा आ चुका है, 7.5 सेंटीमीटर है क्या भाई, एक्स वाई या वाई एक्स कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा आंसर आ गया, और यही चीज हमें ज्ञात करनी थी, और आंसर यहाँ पर आ चुका है, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से ही अटेम्प्ट करना है कि भाई सबसे पहले आपने लिखा है क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, उसके बाद आपको लिखना है ज्ञात क्या करना है, उसके बाद आपको लिखना है भाई हल करना है किस तरीके से, और इस तरीके से आपको रीजन अलग से लिखना है। ठीक है, कोई भी रूल आप यूज करते हो तो साइड में रीजन भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुश्किल से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ओके, तो चलो भाई ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और किस तरीके से बड़े आराम से उसको करेंगे। चलो
हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ठीक है भाई, तो दर्शाइए कि एरिया किसका भाई, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज जो है वो ई एफ जी एच का, ठीक है, वो बराबर है 1/2 किसके भाई, एरिया पैरेललोग्राम कौन सा है, तो ए बी सी डी, यानी इससे हमें पता चल रहा है कि भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, जो क्वेश्चन में शुरू भी दे रखा था। तो पहले तो हम निकालते हैं भाई ए बी सी डी, भाई जैसा चित्र में दे रखा है, मतलब कह रखा है वैसा हम यहाँ पर करते हैं। तो यहां पर क्या रखा है भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, वो हमने यहां पर लिख दिया है। चलो बहुत बढ़िया, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज लिख दिया। इसमें कहा है ई एफ जी एच इसके क्रमशः क्या है, इसके मध्य बिंदु हैं, यानी कि कहा जाए ये आ गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं भाई ई एफ जी और ये एच, ये क्रमशः इसके मध्य बिंदु हैं। चलो भाई ठीक है। अब इसने कहा है क्षेत्रफल ई एफ जी एच, ई एफ जी एच मतलब भाई ई एफ जी एच, ये जो अंदर वाला क्षेत्रफल है वो 1/2 है बाहर वाले क्षेत्रफल के, ये हमें ज्ञात करना है। ओके चलो भाई ठीक है, इसको हम ज्ञात करते हैं भाई, किस तरीके से ज्ञात होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ क्या है, वो स्टेप हमारा सबसे पहले लिखना होता है क्या क्या चीजें दे रखी है, ठीक है। तो यहां भाई दिया है के अंदर हम लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, भाई ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई, ये समांतर चतुर्भुज हो गया। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो अब इसके बाद क्या है, तो ई एफ जी एच इसके क्या है, क्रमशः मध्य बिंदु है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या भाई, ई एफ जी एच, या फिर हम इसमें लिख सकते हैं ई, हाँ लिख देता हूं ई एफ जी तथा एच, एच क्रमशः ए बी बी सी सी डी तथा डी ए का मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, ये क्या हो रहा है, ई एफ जी एच क्रमशः इस चतुर्भुज का मध्य बिंदु है। डन, चलो भाई ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या कहा है, तो कह रखा है तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है हमें कि भाई समांतर चतुर्भुज ई एफ जी एच, जो ई एफ जी एच का जो क्षेत्रफल है वो इसके बराबर है, एबीसीडी के बराबर है। तो भाई जो चीज हमें दे रखा है वो तो हमने लिख लिया, उसके बाद जो हमें दर्शाना है मतलब सिद्ध करना है तो उसको लिखेंगे यहां पर, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है मैं लिख सकता हूं भाई क्षेत्रफल जो है किसका, ई एफ जी एच का, ये 1/2 है किसके भाई, क्षेत्रफल के ए बी सी डी के, भाई इसके 1/2 है, ये हमें यहां पर सिद्ध करना है। और ये कैसे सिद्ध होगा, तो ये सिद्ध करने के लिए हम यहां पर क्या करेंगे, तो यहां पर हम लिखते हैं एक रचना रचना क्या करेंगे, तो मैं लिखता हूं यहां पर रचना। देखो रचना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं और क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए इसमें लंब, भाई लंब होगा तभी तो क्षेत्रफल निकल पाएगा, क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने में ऊंचाई होती है, और यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, यानी ऊंचाई का सीन तो है, और ऊंचाई होता है क्या है, तो ऊंचाई हमेशा एक लंबवत ऊंचाई होती है, तो लंबवत के लिए लंब होना चाहिए, लंब इसमें है नहीं, तो हम करेंगे रचना। तो रचना में हम क्या कर रहे हैं, तो रचना की बात करें तो यहां पर हम कर रहे हैं भाई हमने इस एच एफ को आपस में मिला दिया, ठीक है भाई, एच एफ को आपस में मिला दिया। उसके बाद हम करेंगे यहां से एक लंब खींचेंगे, यहां से एक लंब खींच दिया इस तरीके से, ठीक है, ये लंब खींच दिया, वो भी जी के बाद एच आ गया, ये आई, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है भाई, ये आई आ गया, यानी कि हमें ई आई एक लंब खींचा है, और जाहिर सी बात है मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो ये भी लंब होगा, ठीक है। तो यहां पर भी हम लिख लेते हैं भाई इसका नाम क्या है, तो इसके नाम की बात करें तो ये हो जाएगा भाई ओ, ले लेते हैं इसे, ठीक है भाई, ओ आ गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, इसमें लिखते हैं H को F से मिलाया, भाई H को F से मिलाया गया, ठीक है भाई। उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद हम कह सकते हैं जब H को हम F से मिलाते हैं, जब इस H को जब इस F से मिलाते हैं, यानी कि कहा जाए भाई ये समांतर चतुर्भुज था, उसके केंद्र उसके मध्य बिंदु से मध्य बिंदु को मिलाते हैं, यानी इसमें भी मैं कह सकता हूं कि अगर ये भुजा जो है, ये भुजा अगर ए की है तो ये भी ए का है,
ठीक है, या फिर कहा जाए ये भुजा पूरी 2a का है तो इधर भी 2a का ही होगा पूरा भुजा, भाई ये भी पूरा 2a का ही होगा। अब भाई इसमें अगर मैं इसका हाफ करता हूं यानी ये हमारा a आएगा, क्योंकि ये तो मध्य बिंदु था, पूरा 2 है तो ये a होगा, तो वैसे ही यहां पर भी तो a होगा। यानी हम यहां पर देख पा रहे हैं आमने सामने की भुजा बराबर है और समांतर तो थी, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि एच एफ जो है वो ए बी के समांतर भी होगा। तो वही चीज यहां पर लिखेंगे, मिलाया गया जो कि एच एफ जो है जो समांतर है ए बी के। भाई ये भी चीज हमारे पास है यहाँ पर कि आप जैसे ही केंद्र को मिलाओगे तो ये इसके समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एच एफ को मिलाया गया जो कि इसके समांतर है ए बी के। ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे तथा लंब खींचा गया है कौन सा, तो भाई ई ओ लंब खींचा है ए एच एफ पे। ठीक है, जो कि हम कह सकते हैं ई आई भी लंब होगा किसके, तो डीसी के। ठीक है भाई, ई आई जो होगा लंब होगा डीसी के और ई ओ जो लंब होगा वो एच एफ के होगा। डन, तो इस पे भी लंब है और इस पे भी लंब है। डन, चलो भाई ठीक है, तो ये चीज हमने देख लिया, ई ओ जो है इस पर लंब है, ई आई जो है इस पर लंब है। ओके भाई, अब इसके बाद देखते हैं भाई रचना तो यहाँ पर हो चुकी है, रचना तो यहाँ पे हो गया, अब रचना के बाद करना है सिद्ध। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि भाई ई एफ जी एच मतलब बीच में जो छोटा वाला चतुर्भुज है वो बड़े वाले चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है, ये चीज सिद्ध करना है। तो भाई करते हैं सिद्ध, तो यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं सिद्ध। ठीक है, सिद्ध की बात करते हैं, तो सिद्ध में हम कह सकते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल किसका निकालना है, तो सबसे पहले क्षेत्रफल हम बड़े वाले का निकाल लेते हैं। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यानी कि मैंने यहां पर लिखा क्षेत्रफल ए बी सी डी, और ये होता है 1/2 नहीं होता है इसके अंदर त्रिभुज में 1/2 होता है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो इसमें आधार गुने में ऊंचाई होती है, और आधार क्या है, तो भाई डीसी को आधार लिया तो ऊंचाई लंबवत होगी जो ई आई होगी। तो हम यहां पर देख सकते हैं भाई डीसी गुने में ई आई, भाई ये चीज आ गया हमारे पास। चलो ठीक है, ये पहला समीकरण आ गया। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं, सेकंड बीच वाला चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए 2 त्रिभुज हैं, ऊपर भी और नीचे भी है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, तो अगर मैं बात करूं त्रिभुज ई एच एफ का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखा मैंने क्षेत्रफल ई एफ एच का। भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई ई एफ एच का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई क्या, तो भाई 1/2 होगा। ठीक है, और आधार गुने में ऊंचाई होगा। और इस ऊपर वाले त्रिभुज की बात करें तो इसका आधार जो आ रहा है वो एच एफ आ रहा है और ऊंचाई कितनी है, तो ई ओ है, यही चीज है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 1/2 आधार है एच एफ और गुने में ऊंचाई जो है वो कितनी है, ई ओ है। ठीक है भाई, ई ओ इसकी ऊंचाई आ गई। डन, तो भाई एच एफ आ गया और ई ओ इसकी ऊंचाई हो गई है। ओके, चलो भाई ठीक है, ये यहाँ पर आ चुका है। पहली बात तुम्हारे पर कंप्लीट होती है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, ये आ गया हमारा समीकरण 2। नेक्स्ट की बात करते हैं तो नीचे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, यानी मैंने लिखा है यहाँ पर क्षेत्रफल किसका भाई, एच जी एफ क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो ये आएगा भाई 1/2 और आधार की बात की जाए तो एच एफ आएगा। ठीक है भाई, और ऊंचाई की बात की जाए तो यहां पर ऊंचाई क्या आ रही है, तो यहां पर ऊंचाई आ रही है आई ओ आ रही है। ठीक है, यहां ऊंचाई क्या है, तो भाई आई ओ है। तो भाई हम इसमें लिख सकते हैं एच एफ गुने में आई ओ लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। ओके, और इसको हमने मान लिया समीकरण 3। अब एक चीज बताइए भाई, हमें निकालना है छोटे वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि क्या होगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं चतुर्भुज ई एफ जी एच, इसका क्षेत्रफल जो होगा, तो ये इन 2 त्रिभुजों को जोड़ने पर जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। यानी हम लिख सकते हैं 1/2 गुने में एच एफ और गुने में ई ओ। ठीक है भाई, और प्लस में इसकी बात करें तो यहां पर हमारे पास आ रहा है 1/2 एच एफ गुने में आई ओ। भाई ये चीज हो गया। डन, कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में, तो भाई हम देख पा रहे हैं 1/2 दोनों में ही है, एच एफ दोनों में ही है, तो कॉमन तो आ रहा है। तो हमने यहां पर लिख दिया क्या, तो भाई ये आ गया हमारे पास 1/2 और एच एफ को हमने कॉमन ले लिया और बच गया है अंदर ई ओ प्लस में आई ओ। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब एक चीज बताइए, ई ओ और आई ओ को जोड़ने पर कितना आएगा, तो भाई ये तो पूरा ई आई हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास 1/2 एच एफ गुने में यहां पर लिख सकते हैं क्या, ई आई लिख सकते हैं। चलो भाई, ये चीज आ गया, एच एफ आएगा यहाँ पे, सॉरी।
ठीक है भाई, एच एफ गुना में ई आई हो गया। तो भाई यहाँ हमने देखा है कि एच एफ जो है वो ई आई के गुना के, इन दोनों गुना और हाफ जो है वो इस बीच वाले का क्षेत्रफल आ रहा है। डन, चलो भाई ठीक है। अब हमें क्या देखना है, तो हमें ये देखना है भाई एच एफ और किसके बराबर। तो हमने यहाँ पर शुरू में देखा था कि भाई एच एफ जो है वो ए बी के समांतर है, एच एफ जो है वो ए बी के समांतर है और ये भी इसके समांतर था और ये समांतर चतुर्भुज था। ठीक है, इसका मतलब एच एफ जो है वो ए बी के बराबर भी होगा, वही होगा। तो भाई इसमें हम करते हैं नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे लिखते हैं हाँ जी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे भाई ए एच एफ बी, ये क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एच एफ जो है ए बी के बराबर होगा। तो भाई लिख दिया हमने एच एफ जो है बराबर होगा ए बी के, ठीक है। और यही बराबर होगा ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर है डी सी के, यही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डी सी आ जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये रीजन क्यों आया है, तो रीजन इसलिए ये वाला आया है, मतलब ये सॉल्यूशन इसलिए आया है क्योंकि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो एच एफ बी ए या फिर ए बी एफ एच जो है चतुर्भुज, ए बी एफ एच जो है एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। डन। तो भाई ये एक समांतर चतुर्भुज है जो हम देख सकते हैं ए बी एफ एच। कौन सा भाई, ए बी एफ एच, ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो भाई समांतर चतुर्भुज है तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई समांतर चतुर्भुज है तो उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो हमने बराबर लिख दिया यहाँ पे। डन। चलो भाई अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, तो भाई यहाँ पर हमने देखा इसको समीकरण लिख दिया हमने, कौन सा समीकरण लिख दिया, चौथा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं समीकरण 4 और 5 से, भाई इसको लिखा हमने पांचवा समीकरण, ये पांचवी समीकरण आ गई है। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 4, 5 और तथा साथ साथ में हम, चलो इसको रहने देते हैं अभी, 4 तथा 5 ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल, कौन सा वाला है भाई क्षेत्रफल, ई एफ जी एच, वही है ई एफ जी एच। हाँ, क्षेत्रफल ई एफ जी एच जो हम यहां पर निकाल रहे हैं, कहां पर, यहां पर ई एफ जी एच निकाल रहे हैं। ये आ गया 1/2 और उसके बाद भाई 1/2 और एच एफ की जगह हम क्या डी सी लिख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल डी सी गुने में, और भाई क्या है तो ई आई है, भाई डी सी गुने में ई आई है, ई आई लिख दिया। ठीक है भाई, ये आ गया, इसको समीकरण 6 लिख दिया। अब देखिए क्या चीज है भाई, डीसी और ईआई, भाई ये डीसी और ईआई, डीसी और ईआई किसके बराबर है, एबीसीडी के बराबर है। तो क्या हम समीकरण 1 से लिख सकते हैं, तो भाई यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 6 से ये हम लिख सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल ई एफ जी एच जो है, ई एफ जी एच जो है वो 1/2 है, किसके भाई, डीसी गुने में ई आई। भाई कौन सा भाई, डीसी गुने में ई आई, और डीसी गुने ई आई क्या था, तो एबीसीडी था। तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, ये आ गया क्षेत्रफल एबीसीडी। ठीक है भाई, ये हमने लिख दिया सीधे, क्षेत्रफल एबीसीडी को यहां पर लिख दिया है, और ये हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि यही हमें यहां पर सिद्ध करना था। भाई क्या यही सिद्ध करना था, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं भाई ई एफ जी एच जो है हाफ है, 1/2 है एबीसीडी के, तो यही चीज हमने यहाँ पर निकाल ली और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा इस तरह का पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसमें एक एक चीजें बिल्कुल बारीक तरीके से आपको बताई है। ओके, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी भी दिक्कत होती है, तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में कमेंट करना है कि यहाँ पर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को दोबारा से आपको बताया जाएगा, या कमेंट में भी समझा सकेंगे तो समझा पाएंगे। ओके, और नहीं तो फिर इसके लाइव सेशन जो आएगा, जो डाउट क्लासेस के आएंगे, उसमें तो आप सारी कॉन्सेप्ट सीख ही पाओगे। ठीक है, वो भी लाइव, आप जो सवाल पूछोगे वो आंसर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आपने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया और इसका भी स्क्रीनशॉट लिया, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो भाई ठीक है, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ में दे रखा है प्रश्न नंबर 3 में कि संलग्न आकृति ए बी सी डी, जो ए बी सी डी आकृति दे रखी है, ए बी सी डी यह आकृति दे रखी है, ये एक समांतर चतुर्भुज है। चलो बहुत बढ़िया, समांतर चतुर्भुज है। यदि P और Q क्रम से भुजा AB और BC के कोई बिंदु है, यानी यहाँ पर इसका कोई बिंदु P है, इसका कोई बिंदु Q है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो सिद्ध कीजिए कि
क्षेत्रफल CPD जो है वो AQD के बराबर होगा, यानी क्षेत्रफल जो CPD है वो AQD के बराबर होगा, यानी कहा जाए इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो ब्लू वाले का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा किसके भाई, तो ये रेड वाले के क्षेत्रफल के भाई, इसके बराबर, सॉरी इसके बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा यही है क्या, AQD, हाँ बिल्कुल यही है भाई, AQD है भाई, ये रेड वाला है और ब्लू वाला है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई करते हैं, कैसे सिद्ध होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा पैटर्न है उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और वो क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, तो लिखा हमने यहां पर दिया है, ठीक है, दिया है कि कंडीशन में आते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि भाई चतुर्भुज, या फिर सीधे हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, चलो भाई ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और इस समांतर चतुर्भुज में क्या है, P और Q क्रम से AB और BC पर बिंदु है कोई, ठीक है, तो बिंदु कोई है, अगर मध्य बिंदु होता तो हम उसको कुछ लिखते भी, यहाँ पर कोई बिंदु है तो चलो छोड़ो, इतनी बात ही बहुत है, ठीक है, इतनी बात भी बहुत है। उसके बाद भाई इतनी चीजें मेनली जो यूज करने के लिए हमें दे रखी है, तो उसके बाद हमें इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्षेत्रफल भाई कौन सा, तो CPD बराबर है क्षेत्रफल AQD के, भाई क्षेत्रफल जो CPD है वो बराबर है क्षेत्रफल AQD के, CPD कौन सा है भाई, CPD क्षेत्रफल जो है वो AQD के बराबर है, चलो बहुत बढ़िया। तो भाई इसको हमें ज्ञात करना है, भाई ये क्षेत्रफल बराबर है, तो इसके लिए करनी पड़ेगी रचना, रचना करेंगे क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल में क्या चाहिए, तो लंब चाहिए, भाई लंब होगा तभी क्षेत्रफल निकाल पाओगे, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार गुने में ऊंचाई, और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, और फिलहाल यहाँ त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने में ऊंचाई, तो ऊंचाई तो है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लंब खींचोगे, तो लंब में क्या खींचना है, तो यहाँ पर लिखते हैं रचना, एक मिनट, यहाँ पर लिखते हैं रचना, ठीक है, तो रचना में हम ये रचना क्या करने वाले हैं, तो यहां पर एक लंब तो यहां से खींचने वाले हैं, ये लंब खींच दिया, जिसको हम लिख सकते हैं PQR लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें एक लंब यहां पर खींच दिया हमने, ठीक है, जो कि यहां पर S कर दिया, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, तो भाई यहां पर लिख सकते हैं QR जो है, QR लंब है किस पे भाई, AD पर, ठीक है भाई, QR AD पर लंब है, यही है ना भाई, QR जो है वो AD पर लंब है, 90 डिग्री का है, और PS जो है वो DC पर लंब है, मतलब कि परपेंडिकुलर है, यानी हम कह सकते हैं तथा PS जो है वो लंब है DC पर। चलो भाई ये चीज बात हो गई हमारे यहाँ पे कि भाई PS जो वो DC पर लंब आ जाता है। अब इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद आते हैं सिद्ध पे, क्योंकि हमें जो रचनाएं करनी थी वो रचना हो चुकी है, अब इसके आधार पर सिद्ध करना है, तो सिद्ध में देखते हैं सिद्ध में क्या होगा। ओके, तो सिद्ध में यहां पर हम देख रहे हैं भाई कैसे क्या करना पड़ेगा। तो भाई अगर मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके पहले हम करेंगे क्या, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भाई बताइए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, क्षेत्रफल कौन सा वाला भाई, तो भाई ABCD की बात कर रहे हैं, ABCD का क्षेत्रफल, तो भाई इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुने में ऊंचाई, यही होता है भाई आधार गुने में ऊंचाई। तो आधार क्या है यहाँ पर, अगर हमने ये लंब खींचा है तो भाई आधार क्या मैं DC को मान सकता हूँ, भाई DC को क्या आधार मान सकते हैं, तो भाई बिल्कुल मान सकते हैं भाई, DC आधार हो गया, और ऊंचाई की बात की जाए तो PS ऊंचाई हो गई है भाई, PS ऊंचाई, ये चीज आ गया हमारे पास। और देखिए क्या है भाई, ये तो हमारे पास हो गया। उसके बाद साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, साथ ही साथ अगर मैं आधार AD को मान लूं, इस AD को आधार मान लूं, तो इस AD पर जो लंब है वही इसकी ऊंचाई होगी भाई, यही होगा। तो भाई इसका क्षेत्रफल एक और तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, वो क्या, AD गुने में RQ, ये भी कर सकते हैं। तो इसके बराबर लिख दिया मैंने भाई AD गुने में RQ। ये दो तरीके हैं जिससे कि हम इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो कि चतुर्भुज आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जो क्वेश्चन में शुरू में ही दे रखा है। डन, चलो ठीक है। अब भाई बात करते हैं क्या निकालना था हमें, तो हमें ज्ञात करना था भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि मैं अगर लिखूं क्षेत्रफल CPD कैसे निकलेगा,
तो भाई सीपीडी त्रिभुज कौन सा है? तो हम बात कर रहे हैं भाई सीपीडी, मतलब इस ब्लू वाले की बात कर रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है क्या? तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने में आधार। आधार कितना है? तो आधार की बात करें तो भाई ब्लू वाले के लिए, इस ब्लू वाले के लिए आधार ये हो जाएगा और ऊंचाई पीएस हो जाएगी। भाई डीसी आधार है और पीएस ऊंचाई होगा, तो वही लिख सकते हैं भाई डीसी गुने में पीएस लिख सकते हैं, ठीक है। और वही मैं बात करूं भाई दूसरे क्षेत्रफल की, कौन सा? तो ए क्यू डी की बात करूं, क्षेत्रफल ए क्यू डी की, भाई इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? भाई ए क्यू डी मतलब लाल वाले की बात कर रहे हैं, तो इसका क्षेत्रफल 1/2, तो भाई लिखा 1/2। आधार, आधार कौन सा है? तो भाई एडी आधार है, तो भाई लिखा हमने एडी, ठीक है। और ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई है आर क्यू, भाई आधार है एडी और ऊंचाई है आर क्यू, तो भाई इसमें लिखा हमने आर क्यू, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब देखिए ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण 3। अब यहां से आप समझिए क्या हो रहा है। भाई यहां पर आपने देखा डीसीपीएस जो है वो एडीआरक्यू के बराबर है, और यहां क्या है? डीसीपीएस और एडीआरक्यू है, यानी ये तो इसके बराबर है भाई, ये तो वहीं यहीं दे रखा है, तो भाई ये इसके बराबर है, 1/2 के बराबर होता ही है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? तो यहां से लिख सकते हैं समीकरण, भाई लिखा हमने समीकरण 1, 2 तथा 3 से। भाई यहां हमने देखा समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो रहा है? तो यहां से हम देख पा रहे हैं भाई ये इसके बराबर है, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि सीपीडी जो है वो एक्यूडी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखते हैं क्षेत्रफल जो सीपीडी है वो बराबर हो गया क्षेत्रफल एक्यूडी के, भाई ये इसके बराबर हो गया। जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई डीसीपीएस जो वो एडीआरक्यू के बराबर है, जो यहीं दे रखा है, ठीक है। और आधा 1/2 के बराबर तो होता है, यानी ये राइट वाला राइट के बराबर हो गया, तो लेफ्ट वाला भी आपस में बराबर होगा। भाई जब राइट वाला बराबर है तो लेफ्ट भी बराबर होगा, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। इसको भी हमने बिल्कुल सिद्ध कर लिया है, डन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई आपको इसको भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। चलो भाई ठीक, हाँ जी। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ है प्रश्न नंबर 4, और चौथे क्वेश्चन में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि भाई ए बी सी डी एक समलंब है। भाई हम देख पा रहे हैं भाई ए बी सी डी ये एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है भाई। अब इस देखा है इसमें, जिसमें ए बी पर कोई बिंदु ई, ए बी पर कोई बिंदु ई है, ठीक है भाई। ए बी जो है उस पर कोई बिंदु ई दे रखा है। अब उसके बाद और क्या दे रखा है भाई? ए डी जो है वो ईसी के समांतर है, यानी जो ए डी जो है वो ईसी के समांतर है, यानी ये रेखा, ये और ये रेखा दोनों आपस में समांतर है, ठीक है। और डीई जो है वो बीसी के समांतर है, यानी डीई की बात करें, ये डीई जो है वो बीसी के समांतर है, भाई ये हमें दे रखा है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसने कहा है क्वेश्चन में क्या कि भाई डीएई, जो डीएई है, मतलब बात करें डीएई, यानी इस त्रिभुज की बात करें, डीएई इसकी बात करें, इसका क्षेत्रफल और बीईसी का क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या है? इन दोनों के क्षेत्रफल को हमें बताना है कि बराबर है कि नहीं है। बराबर है नहीं, यहाँ इसका अनुपात क्या है? तो ये जो रेड वाला है और ये ब्लू वाला है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो भाई बिल्कुल ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे किस पे? तो भाई क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है पहले वो लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हमने लिखा दिया है, ठीक है। दिया है कि कंडीशन में यहां पर आते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो यहां पर लिख दिया हमने ए बी सी डी एक क्या है भाई? समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, ए बी सी डी ये क्या है? एक समलंब चतुर्भुज है। उसके बाद क्या दे रखा है? ए बी पर ई कोई बिंदु है जिसमें ए डी जो है वो इसी के समांतर है। देखो समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या है, पहले समलंब चतुर्भुज में देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ये ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कोई दो भुजाएं समांतर है, जो कि हम देख पा रहे हैं डीसी और ए बी समांतर है, यानी हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई ए बी समांतर दे रखा है डीसी के। चलो बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ हमें दे रखा है ए डी जो है भाई, जो ए डी जो है वो समांतर है ईसी के, ठीक है। और डीई जो है ये समांतर दे रखा है बीसी के। भाई इतनी बात हमें दे रखी है, डन। और हमें इसमें ज्ञात क्या करना है? तो भाई इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो यानी हम लिखेंगे क्या भाई? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। में यहां पर आते हैं तो हम देख पा रहे हैं भाई क्षेत्रफल किसका?
भाई DAE का क्षेत्रफल जो है उसका अनुपात किसके साथ, तो क्षेत्रफल, ठीक है भाई, क्षेत्रफल BEC, जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई DAE और BEC इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है, तो भाई यही चीज हमें ज्ञात करना है। ओके चलो अब इसके बाद आते हैं सिद्ध पे। भाई कैसे सिद्ध होगा, तो यहां पर लिखा हमने सिद्ध। सिद्ध क्यों, यहां पर जब आता है हमारे पास कि ज्ञात करना है तब आते हैं हल पे। याद रखना, जब आए सिद्ध करना है तो सिद्ध लिखेंगे, और जब आए ज्ञात करना है तो हम यहां पर लिखेंगे हल। तो हमने लिखा भाई हल आ गया यहाँ पे। ठीक है भाई, हल में यहां पर लिखते हैं भाई क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा हल में। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई चतुर्भुज कौन सा वाला, तो भाई AECD की बात करें, चतुर्भुज जो हमारे पास है AECD में, भाई इसमें हमने देखा तो भाई AECD की बात की जाए तो क्वेश्चन में ही हमें दे रखा है कि ये इसके समांतर है। भाई दे रखा भाई कहां पे, AB जो है DC के समांतर, यानी पूरी रेखा इसके समांतर है, तो AE भी इसके समांतर होगा। तो भाई इसमें देखें तो भाई AE जो है वो समांतर दे रखा है किसके, DC के, ठीक है। और साथ में AD जो है वो EC के समांतर है, जो हम यहां देख पा रहे हैं AD जो है EC के समांतर है। तो यहां पर लिखा AD जो है समांतर है EC के, और इसका रीजन क्या आएगा, तो रीजन यहां पर आ जाएगा भाई दिया है ये, ठीक है भाई, ये भी दिया है और ये भी दिया है, दोनों चीज आ गई। और अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है तब वो क्या होगा, तो वो समांतर चतुर्भुज होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई तब AECD समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई डन, ये बात हो गई कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्या आते हैं, तो नेक्स्ट की बात करते हैं तो चतुर्भुज किसमें भाई, चतुर्भुज EDCB में। भाई इसमें की बात करें तो इसमें कौन सा भाई, EDCB, इधर वाले चतुर्भुज की बात की जाए तो इसमें भी हम कह सकते हैं DC जो है वो समांतर है EB के। भाई ये DC जो EB के समांतर है, और भाई ये DE जो है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं DE और BC आपस में समांतर थे, तो ये भी लिखेंगे भाई DE जो है समांतर है BC के। भाई हो गया कॉन्सेप्ट खत्म। यानी कि ये इसके समांतर दे रखा है जो क्वेश्चन में यही है, AB DC के समांतर है, पूरी रेखा इसके समांतर है तो आधा इसके समांतर होगा, ठीक है। और ये इसके समांतर भी दे रखा है जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है भाई। दोनों चीज जब दे ही रखिए तब वो क्या होगा, तो यहाँ पर तो पहले लिख देते हैं ये दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम आएगा भाई दिया है। अब अगर दोनों चतुर्भुज समांतर हैं तो चलो पहले लिख तो दूं यहाँ पे, पहले यहाँ पे इसको लिख तो दें कि भाई आमने सामने की भुजा अगर समांतर है, इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज बन गया। यानी हम लिखेंगे तब EDCB एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, डन। चलो ये यहां पर खत्म होता है। अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि भाई दो समांतर चतुर्भुज हमें दिख गया, कौन सा, AECD इधर वाला और ये EDCB ये इधर वाला। भाई दो समांतर चतुर्भुज बन गए, और दोनों समांतर चतुर्भुज देख सकते हो क्या एक ही आधार पर है, तो भाई इधर वाला समांतर इधर वाला समांतर दोनों एक ही आधार DC पर है, और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बना हुआ है, भाई यही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, तो यहां पर लिख सकते हैं चतुर्भुज EDCB तथा चतुर्भुज कौन सा है, AECD एक ही आधार भाई एक ही आधार, और आधार कौन सा है, तो DC, एक ही आधार DC पर, एक ही आधार DC पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, ठीक है भाई। यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई ये एक ही आधार DC पर है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है।
चलो भाई ठीक है। और उस कंडीशन से क्या होगा भाई, जब भी दो कोई समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई क्षेत्रफल EDCB जो है, यहां पर नेक्स्ट में लिख देते हैं क्षेत्रफल EDCB, ये बराबर होगा किसके, तो भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला आ रहा है भाई, क्षेत्रफल AECD के। ठीक है भाई, यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई EDCB जो है वो AECD के बराबर हो जाएगा। डन। तो भाई ये क्षेत्रफल बराबर होगा। रीजन क्या है, तो रीजन ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है, इसी रीजन के अनुसार हो गया। डन, जो कि हमने 9.1 परिमेय में पढ़ा था। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसी में जो हमारे पास समीकरण आई है उसमें DEC जो क्षेत्रफल है भाई त्रिभुज, भाई इसके अंदर से क्षेत्रफल DEC को, ये समीकरण 1 है, समीकरण 1 में से घटाया गया। ठीक है भाई, भाई DEC को समीकरण DEC के क्षेत्रफल को समीकरण 1 में से घटाया गया, और 1 में से घटाओगे तो क्या आएगा, तो भाई मैंने यहां पर लिखा क्षेत्रफल EDCB में से घटा रहे हैं हम क्षेत्रफल DEC को। ठीक है, और उसके बाद क्या है, क्षेत्रफल AECD को, इसमें से हम घटा रहे हैं क्या, क्षेत्रफल DEC को घटा रहे हैं। ठीक है भाई, यहां चीज आ गई है। यानी हमने यहां पर देखा इस समांतर चतुर्भुज में से अगर इसको घटाया जाए, भाई इस समांतर चतुर्भुज में से इसको घटाया जाए तो ये ब्लू वाला बचेगा। ठीक है, यानी कि AD कौन सा वाला हमने लिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर ले रखा है AECD ले रखा है भाई। AECD में से अगर इसको घटा दो तो ये वाला त्रिभुज बचेगा, जिसका नाम हमारे पास क्या दे रखा है, तो ये नाम है भाई DAE कह सकते हैं। तो भाई इसमें से जब इसको घटाया तो ये क्षेत्रफल बचा क्या भाई, DAE बचा है। चलो बहुत बढ़िया। इधर की बात करें तो अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूं भाई, इस पूरे चतुर्भुज में से ऊपर वाले को घटाता हूं तो नीचे रेड वाला त्रिभुज ही बचेगा, और रेड वाले त्रिभुज का नाम क्या है, तो भाई BEC नाम है। तो हम इसको लिख सकते हैं भाई, ये आ गया हमारे पास क्षेत्रफल भाई BEC आ गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल BEC जो है वो क्षेत्रफल DAE के बराबर हो गया। ये दोनों चीजें बराबर हो चुकी है, और जब ये दोनों चीजें बराबर हो गई है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो चुका है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो हमारा मतलब होना क्या है, यही तो हमें आंसर निकालना था। तो आंसर ऐसा नहीं निकालना है भाई, बराबर तो नहीं निकालना था भाई, यहां पर हमारे सामने अनुपात ज्ञात करना था और हमने क्षेत्रफल को बराबर कर दिया। अब क्या करें भाई, अनुपात कैसे ज्ञात होता है, तो अनुपात का मतलब होता है अगर इन दोनों को मैं बटे में लिख दूं तो ये अनुपात हमें दे पाएगा। और अनुपात कैसे देगा, जब हमारे पास बराबर है तो हम इसको उठाकर इसके नीचे ले आएंगे। तो भाई इसको उठा के जब इसके नीचे लाओगे तो क्या आएगा, तो क्षेत्रफल BEC, भाई यहां पर हम देखते हैं भाई क्षेत्रफल BEC जो है, और बटे में आ जाएगा क्षेत्रफल DAE। ये कितना आ जाएगा, तो ये 1 आ गया और नीचे 1 आ गया। ठीक है भाई, क्योंकि ये जब नीचे आया तो या तो कुछ नहीं, मतलब 1 बचा, और 1 का मतलब 1/1 होता है। तो इन दोनों का अनुपात क्या रहा है, 1:1 आएगा। यानी कि अब इन दोनों का अनुपात हमारे पास आ चुका है, जो कि है 1:1, और यही आंसर है। यानी कि ये जो हमें इनका अनुपात निकालना था वो अनुपात हमारा आ चुका है, कितना, 1:1 आ चुका है। डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आपको बिल्कुल इसी पैटर्न में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। डन। तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और इसके अगले वाले की बात करें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो कैसे हम बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। चलो ओके, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारे पास क्या दे रखा है प्रश्न नंबर 5 में, तो भाई दे रखा है दी गई आकृति में, जो आकृति हमें दे रखा है P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज, उसके अंदर कहीं P बिंदु रखा हुआ है। चलो भाई ठीक है। उसके बाद इसने कहा है दर्शाइए। भाई क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है, तो भाई APB कौन सा है, तो भाई APB मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और PCD की बात करें तो नीचे ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है उनका वो योग जो है वो पूरा जो समांतर चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का आधा है। पहले तो हमें ये सिद्ध करना है। उसके बाद हमें सिद्ध करना है क्या कि भाई APD कौन सा है, तो भाई APD ये वाला है, तो भाई ये वाला क्षेत्रफल, और साथ में PBC मतलब ये वाला क्षेत्रफल किसके बराबर है, तो ये बराबर है APB यानी ये वाला, और
PCD मतलब ये वाला, मतलब इन दोनों क्षेत्रफल जो है वो इन दोनों क्षेत्रफल के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। चलो भाई सिद्ध करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये चीज सारी सिद्ध होगी। अब वो कैसे करेंगे तो यहाँ देखिए, तो यहाँ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे दिया है। भाई क्वेश्चन में दे क्या रखा है पहले तो ये लिखना है। भाई लिखा मैंने दिया है, तो दिया है कि कंडीशन में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाई P समांतर चतुर्भुज ABCD के ABCD एक समांतर चतुर्भुज ये दे रखा है, तो हमने लिखा भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भाई ये एक समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हो जाएगा हमारे पास कि भाई ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। डन। उसके बाद किस में चले भाई, उसके बाद की बात की जाए तो भाई हमें करना है इनको सिद्ध करना है, तो भाई लिखते हैं सीधे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, ठीक है भाई, सिद्ध करना है की कंडीशन में आते हैं तो इसमें सबसे पहले पार्ट में लिखा कि भाई क्षेत्रफल, कौन सा वाला क्षेत्रफल, तो भाई APB जो है ये प्लस में क्षेत्रफल भाई PCD जो है ये बराबर होगा 1/2 क्षेत्रफल किसके, तो भाई ABCD के। ठीक है भाई, पहली चीज तो ये है। सेकंड में बात क्या चल रही है, तो सेकंड की बात में बात करें तो भाई क्षेत्रफल APD प्लस में क्षेत्रफल PBC ये बराबर होगा क्षेत्रफल APB प्लस में क्षेत्रफल PCD। भाई इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। डन। भाई इन दोनों का क्षेत्रफल जो है वो इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो भाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है भाई क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इनका क्षेत्रफल निकालना है और क्षेत्रफल के लिए लंब जरूरी है, तो लंब के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रचना। तो भाई रचना में आते हैं, तो रचना मैं यहाँ पर करता हूँ। ठीक है भाई, रचना में हम क्या करेंगे, तो रचना में एक तो लंब खींचा हमने, क्या लंब खींचा, तो भाई ये लंब खींच दिया। ठीक है, जो यहाँ भी 90 का और यहाँ भी 90 का है, यानी कि इसका नाम मैं रख देता हूँ भाई Q और R हो गया। ठीक है भाई, Q और R हो गया, जिसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर लिख सकते हैं भाई QR जो है वो लंब है किस पे, तो ये देख सकते हैं भाई AB पर है, ये भी है। ठीक है, और यही QR DC पर भी लंब है, तो हम लिख सकते हैं भाई QR जो है वो DC पर भी लंब है। ठीक है भाई, इतनी बात होगी। उसके बाद और नेक्स्ट क्या चले, तो नेक्स्ट की बात करें तो भाई यहाँ पर भी एक लंब खींच दिया हमने, तो यहाँ पर भी एक लंब हमने खींच दिया है, यहाँ पर भी 90 का और यहाँ पर भी 90 का है। अब इसको करते हैं भाई क्या, ये S है और ये T है। ठीक है भाई, तो ST भी लंब हो रहा है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं भाई क्या, कि भाई ST जो है ये लंब है हमारा BC पर। ठीक है, और साथ में ये जो ST है या TS कर दूं, ये लंब है हमारे पास AD पर। भाई ये लंब हो गया। डन। तो इतनी चीजें हमने रचना में कर दी है कि एक लंब यहां पर खींचा और एक लंब यहां पर खींचा है। डन। चलो ठीक है, अब इसके बाद आते हैं सिद्ध पर, कैसे सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, ये लिखते हैं सिद्ध। सिद्ध की बात करते हैं तो सिद्ध में हम यहां पर क्या कर सकते हैं भाई, तो सिद्ध में कह सकते हैं, अगर मैं बात करूं त्रिभुज, कौन से वाले की बात कर रहा है पहले, तो APB की बात कर रहा है, मतलब ऊपर वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। तो इसका क्षेत्रफल पहले निकालता हूं मैं भाई, क्षेत्रफल APB ये कितना होगा, तो भाई ये होगा 1/2 गुने में आधार। भाई आधार की बात की जाए तो APB के आधार क्या है, तो AB है, और इसकी ऊंचाई क्या है, तो लंबवत ऊंचाई होती है, मतलब PQ होगा, ये होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं AB गुने में PQ कर सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो अगला PCD है, तो भाई लिखा है यहाँ पर क्षेत्रफल PCD की बात करें तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 1/2 आ रहा है, और इसमें आधार की बात की जाए तो भाई ये देख पा रहे हैं भाई PCD, इसमें आधार की बात की जाए तो DC होगा, और ऊंचाई क्या है, तो भाई PR है, यही है। तो भाई इसमें आधार करा हमने DC, और ऊंचाई की बात की जाए तो ये PR आ गया। चलो बहुत बढ़िया भाई, आधार DC और ऊंचाई PR आ गया। अब इसके अंदर देखा जाए तो भाई ये एक पूरा एक समांतर चतुर्भुज था, तो इसका मतलब DC और AB तो बराबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस DC और AB को एक जैसा लिख सकते हैं, मतलब इसको भी AB लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं जब दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ता हूं, तो भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला है भाई,
ए पी बी प्लस में क्षेत्रफल, यह आएगा पी सी डी। ये अगर जोड़ा जाए तो आएगा 1/2 ए बी और पी क्यू, ठीक है, और प्लस में आएगा 1/2, और इसमें भी हम क्या लिखेंगे, डीसी की जगह ए बी लिख देते हैं। भाई डीसी की जगह ए बी लिख दिया तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा लिखता हूँ, प्लस के साथ चल रहा है ये, भाई 1/2 के साथ, भाई डीसी की जगह ए बी लिख दिया, और साथ में क्या है, तो साथ में पी आर है, ठीक है भाई, और पी आर हो गया। और इसका रीजन क्या होगा, तो इसके रीजन की बात की जाए तो रीजन मैं लिख देता हूं यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दिया हुआ है ए बी जो है वो बराबर है डी सी के, भाई ये चीज हमें दे रखी है, डन, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। ओके, अब यहां पर देखो क्या चीज हो रही है, 1/2 ए बी गुने में पी क्यू और प्लस में 1/2 ए बी प्लस में पी आर, तो क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तो आप यहां पर देखोगे 1/2 दोनों में सेम है और ए बी दोनों में सेम है, यानी कि हम इसमें लिख सकते हैं क्या, भाई इसमें लिख सकते हैं बराबर के साथ 1/2 ए बी तो कॉमन ले लिया, ठीक है, और साथ में आ गया पी क्यू और साथ में आ गया प्लस में पी आर आ गया, ठीक है। अब यहां देखिए भाई पी क्यू और पी आर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो भाई पूरा क्यू आर आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या आ गया, 1/2 गुने में ए बी और गुने में क्यू आर आ गया। अब एक चीज बताइए भाई, इसके अंदर देखा जाए तो ए बी गुने क्यू आर यानी ए बी गुने में क्यू आर यानी आधार गुने में ऊंचाई क्या होता है, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये कितना आ रहा है 1/2 क्षेत्रफल किसका भाई, तो भाई ये आएगा ए बी सी डी का, ठीक है, तो यानी कि ए पी बी और पी सी डी का योग जो है वो 1/2 है ए बी सी डी का, जो कि हमें यहां पर ज्ञात करना था और वो हमने ज्ञात कर लिया है, और तो पहली चीज हमारी यही सिद्ध हो गई, यानी हम कह सकते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही सिद्ध हो चुका है, ठीक है भाई, फर्स्ट कॉन्सेप्ट सिद्ध हो चुका है कि भाई ये ए बी सी डी के बराबर है, कितने, हाफ के बराबर है, ए बी सी डी पूरे के आधे के बराबर है इन ऊपर और नीचे वाले त्रिभुजों का योग, डन, चलो ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये सिद्ध हो चुका है जिसको हमने समीकरण 1 मान ली। उसके बाद आते हैं सेकंड पे, सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, तो यहां पर मैं लिखता हूं क्या, हाँ जी, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें हमें चाहिए क्या, एपीडी और पीबीसी, यही चाहिए, तो भाई मैं यहां पर निकालता हूं क्षेत्रफल एपीडी, ये कितना होगा, तो क्षेत्रफल हम देख पा रहे हैं भाई क्या, एपीडी की बात करते हैं, यानी कि इधर की बात हो रही है एपीडी की, तो इसमें भी हम देख सकते हैं एडी आधार है और एसपी लंब है, इस पर भाई लंब ले रखा था हमने, ठीक है, तो भाई एडी आधार और एसपी लंब है, तो हम यहां पर कह सकते हैं भाई 1/2 और आधार क्या है, तो आधार को मैं लिख सकता हूं भाई एडी, ठीक है, और गुने में हम लिख सकते हैं क्या, एसपी, चलो भाई ये तो फास्ट हो गया, पहली चीज हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल अगला कौन सा है, तो क्षेत्रफल अगले की बात करें तो हमें चाहिए पीबीसी चाहिए, ठीक है, तो पीबीसी लिखते हैं यहाँ पे। अब यहां पर भी 1/2 आधार गुने में ऊंचाई होगा, और पीबीसी कौन सा है, तो भाई पीबीसी इधर वाला है, आधार इसको मानेंगे तभी ये ऊंचाई होगा, तो भाई आधार सीबी और गुने में हम लिख सकते हैं पीटी, भाई लिख दिया हमने सीबी गुने में पीटी लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आ रहा है भाई, क्षेत्रफल एपीडी प्लस में क्षेत्रफल पीबीसी, और इन दोनों को जोड़ा जाए तो भाई ये कितना आ रहा है, तो 1/2 आ रहा है एडी गुने में एसपी, और प्लस में भाई इस सीबी को मैं लिख सकता हूं एडी, भाई क्या लिख सकते हैं इसको, भाई ये बता दो कि क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, सी बी को भी एडी, तो सी बी हम देखेंगे क्या है, तो सी बी ये है और एडी ये है, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं ये तो बराबर होगी, तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं, यानी हम रीजन में लिख देंगे कि भाई ये बराबर दिया हुआ है हमें कि भाई एडी जो है वो बराबर है सी बी के, ठीक है भाई, ये चीज बराबर हो गई है। अब इसमें देखते हैं क्या कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन की बात करें, कॉमन तो आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, तो भाई 1/2 है, दोनों में सेम, एडी जो है वो दोनों में सेम, ठीक है, और गुने में क्या आ रहा है, तो भाई इसमें बच गया एसपी प्लस में पीटी, भाई ये बच गया। अब यहां पर देखिए भाई एसपी और पीटी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो पूरा एसटी आएगा, पूरा एसटी आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं पूरा ये एसटी आ गया, यानी कि लिखा 1/2 एडी गुने में एसटी आ गया, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब ये एडी गुने में एसटी क्या है, तो यहां पर हम देखा जाए एडी गुने में एसटी ये क्या होता है, आधार गुने में ऊंचाई, ये क्या होता है, तो भाई ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, कि भाई ये आ गया तुम्हारा 1/2 और क्षेत्रफल
ABCD आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया समीकरण 2 आ गया। अब देखिए क्या है भाई, इसको हमने इसके बराबर कर दिया और इधर की बात करें तो ये भी ABCD के हाफ के बराबर है। यानी इन दोनों समीकरणों से क्या दिख रहा है, तो ये भी ABCD के हाफ के बराबर है और ये भी ABCD के हाफ के बराबर है। यानी कि इसका लेफ्ट और उसका लेफ्ट आपस में बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, भाई समीकरण 1 तथा 2 से हम कह सकते हैं कि भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला है भाई, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल है APB और PCD। भाई क्षेत्रफल APB और प्लस में क्षेत्रफल PCD। भाई ये दोनों जो है भाई हम यहां देख पा रहे हैं APB और PCD जो इसके बराबर था और यहां पर भाई ये भी तो इसी के बराबर है, तो इसको भी लिख देते हैं। बराबर में आ गया क्षेत्रफल जो कि है APD प्लस में क्षेत्रफल यह आ जाएगा PBC। ठीक है भाई, तो ये लेफ्ट जो है राइट के बराबर आ गया और क्या हमें यही सिद्ध करना था, तो भाई यहाँ APD PBC वो है APB और PCD के बराबर है, वही चीज आ रहा है APB और PCD के बराबर आ गया, लेफ्ट और राइट के बराबर आ गया। यानी कि हमने सेकंड ऑप्शन सेकंड पॉइंट को भी पूरा क्लियर कर दिया है, पूरा सिद्ध कर दिया है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है और देखा जाए तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट होता है और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़े क्वेश्चनों में आता है। तो आपको भाई इसको भी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे, एक बार दो बार तीन बार, तो उतना ही आप जल्दी से क्वेश्चनों को कर पाओगे और गलतियों के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ओके, तो भाई प्रैक्टिस तो करना अनिवार्य है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा नहीं तो वो निकल जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको लग रहा होगा भाई ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बट जब खुद से करने लगोगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको खुद से अभी करना पड़ेगा। कि अभी दिक्कत आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में जाके दिक्कत आई तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई कहाँ दिक्कत करना चाहते हो, अभी या एग्जाम में? तो भाई अभी करना चाहते हो तो अभी करके उसको रिजॉल्व करो और एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भाई साथ में बने रहो, प्रैक्टिस करते रहो भाई, मज़ा आता रहेगा और आप एक कहते हैं ना अपनी हाइट को और ज़्यादा बढ़ाते जाओगे। ठीक है, यानी आपके मार्क्स और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे और आप 100 तक पहुंच सकते हो। तो भाई पहुंचते बहुत बच्चे पहुंच जाते हैं 100 तक। ठीक है भाई, बहुत बच्चे 100 तक पहुंच जाते हैं, तो आप भी पहुंच सकते हो। तो इसका मतलब प्रैक्टिस बस कीजिए और कहते हैं ना कर्म करते जाइए, आए फल जरूर मिलेगा। चिंता मत कीजिए, लेकिन फल जरूर मिलेगा। चलो भाई ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भाई यहाँ पर मैं इसको इरेज करता हूँ और देखते हैं भाई नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है और उसको हम बड़े आसान तरीके से कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके चलो, हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है। उसमें क्या रखा है, XY जो है त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर रेखा है। ठीक है भाई, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक त्रिभुज बनाया हमने भाई ये त्रिभुज बनाया। इसमें हम कहते हैं भाई ABC है, ये लिखा भाई A, ये लिखा B और ये लिखा C। ठीक है भाई, इसमें कहा गया XY जो है BC के समांतर रेखा है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, ये एक रेखा खींच दी जिसमें ये X हो गया और ये Y हो गया। ठीक है भाई, अब इसने ये कहा है BE जो है वो समांतर है AC के, यानी BE एक रेखा है, BE एक रेखा है जो कि समांतर है किसके, AC के। ठीक है, और उसके बाद क्या है, CF एक रेखा है जो कि समांतर है AB के। तो CF की बात करें, यहाँ भी एक रेखा है जो समांतर है AB के। ठीक है, और उसके बाद कहा है बढ़ाई गई रेखा XY को क्रम से E और F पर काटती है। यानी इसको जो बढ़ाया गया है इसको ये E पर काट रहा है और इसको जो बढ़ाया गया है इसको यहाँ पर ये F पे काट रहा है। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये F और E पर काट रहा है जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया। उसके बाद क्या कहा गया कि तो दर्शाइए, क्या दर्शाना है, ABE का क्षेत्रफल जो है, ABE की बात की जाए, यानी कि क्षेत्रफल की बात कर रहा है ये इसकी ABE भाई इसकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद भाई ACF मतलब इधर वाले की बात कर रहे हैं भाई, इधर का त्रिभुज और इधर का त्रिभुज, इन दोनों के त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हमें करना है, इसकी बात चल रही है। ठीक है, तो भाई करते हैं बराबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे क्या कि भाई दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है भाई, दिया है की कंडीशन में आते हैं। तो दिया है में यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भाई BC जो है वो समांतर है XY के। भाई ये जो BC है वो XY के समांतर दे रखा है। तो भाई इसमें हम देख सकते हैं भाई XY के समांतर, हाँ जी भाई XY के समांतर जो है वो BC है। अरे
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और क्या दे रखा है, तो भाई और अभी कुछ फिलहाल इसमें दे रखा है, हाँ ये दे रखा है BE जो है वो समांतर है AC के, और उसके बाद CF जो है ये समांतर है AB के। भाई इतनी बातें हमें दे रखी है, डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो अगले की बात करें तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है की कंडीशन में आते हैं, तो सिद्ध क्या करना है, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई क्षेत्रफल ABE जो है, भाई लिखा हमने क्षेत्रफल ABE जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल भाई ACF के। भाई जो क्षेत्रफल ABE जो है वो ACF के बराबर है, यानी कि ABE इधर वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा, डन, चलो ठीक है। उसके बाद हम आते हैं सिद्ध पे। भाई सिद्ध कैसे होगा, तो भाई यहां लिखा हमने सिद्ध, तो भाई सिद्ध कैसे होगा, भाई इसमें देखें तो सिद्ध की बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर हम देख पा रहे हैं ये रेखा इसके समांतर है, भाई है समांतर। भाई हम देख पा रहे हैं कि भाई EB जो है वो AC के समांतर है, ठीक है भाई। और यहां पर देखेंगे EB जो है वो YC के भी समांतर होगा। तो यहां पर भाई सिद्ध में मैं लिखता हूं क्या, चतुर्भुज EBCY में, भाई इसमें की बात की जाए, कौन सा वाला हो रहा है, EBCY की बात करें तो इसमें हम देखेंगे ये इसके समांतर दिया हुआ था, यानी कि इसमें मैं लिख सकता हूं क्या, तो भाई इसमें लिख सकते हैं EY जो है ये समांतर दे रखा है BC के, ठीक है। और उसके साथ साथ EB जो है वो AC के समांतर था, यानी EB जो है YC के समांतर भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे EB जो है समांतर है किसके, YC के, ठीक है। और ये दोनों चीजें हमें दे रखी है, ठीक है भाई, ये दोनों चीजें हमें दे रखी है, डन। अब अगर किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर है, आमने सामने की ये भी भुजा समांतर है और ये भी भुजा समांतर है, तो अब तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, कि भाई लिख देंगे तब चतुर्भुज EBCY एक समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई डन, इतनी बात हो गई है, ओके। अब इसके बाद देखिए ये EBCY एक समांतर चतुर्भुज है। इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भाई BXFC भी समांतर चतुर्भुज होगा, तो भाई बिल्कुल, भाई इसमें भी तो हो रहा है, ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, तो इसको दोबारा से सिद्ध नहीं करना, सीधे लिखो क्या कि भाई इसी प्रकार से, भाई यहां पर लिखेंगे इसी प्रकार से कौन सा चतुर्भुज है भाई, BXFC चतुर्भुज BXFC भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है भाई। इसी प्रकार से जैसे इधर एक समांतर चतुर्भुज है वैसे ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब दोनों की बात की जाए तो क्या दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार BC पर है, तो भाई हैं। क्या एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, तो भाई हैं। भाई दोनों चीज जब ये हैं तो इसका मतलब क्या, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो भाई बिल्कुल होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या कि भाई हम लिखेंगे चतुर्भुज BE, क्या नाम लिखा हुआ हमने, EBCY लिखा हुआ है तो इसी BCY लिख देते हैं, EBCY ये चतुर्भुज, तथा दूसरा चतुर्भुज क्या लिखा हुआ है हमने, तो भाई ये BXFC। ये दोनों जो चतुर्भुज हैं वो एक ही आधार पर हैं, एक ही आधार पर, भाई ये एक ही आधार पर हैं और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, तो भाई लिखा हमने एक ही तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच है, ठीक है भाई। तो यहां हम देख पा रहे हैं भाई एक ही समांतर रेखाओं के बीच है और एक ही आधार पर है, इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल होगा बराबर। तो हम यहां पर लिखेंगे तब क्षेत्रफल EBCY बराबर होगा क्षेत्रफल
बी एक्स एफ सी भाई इसके बराबर हो गया। डन भाई, एक ही आधार से इधर चतुर्भुज और इधर समांतर चतुर्भुज, दोनों समांतर चतुर्भुज है तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। डन, चलो ठीक है। अब उसके बाद देखिए भाई क्या है, पर उसके बाद हम बात करते हैं। तो भाई जैसा आप देख सकते हो कि भाई ई बी सी वाई एक समांतर चतुर्भुज है और ई बी आधार से ये बना हुआ है और इसी आधार से एक त्रिभुज भी बना हुआ है और दोनों एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। भाई यही है भाई, दोनों एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। इसका मतलब क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस चतुर्भुज जो समांतर चतुर्भुज है उसका तो आधा होगा, यही होगा। तो भाई इसमें भी हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, चतुर्भुज ई बी सी वाई। हाँ भाई लिखा है यहाँ पे, तथा चतुर्भुज ई बी सी वाई तथा त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है भाई, ई बी ए, ई बी ए, ये क्या भाई, एक ही आधार पर है, एक ही आधार पर है तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है भाई, यहां पर हम देख पा रहे हैं एक ही आधार पर है ई बी पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। तो इसका मतलब क्या होगा क्षेत्रफल में, तो हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल ई बी ए जो है ये बराबर होगा 1/2 किसके भाई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है हमारे पास है ई बी सी वाई के। भाई ये चीज हो जाएगा। डन, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं भाई, समीकरण कोई तो नहीं लिखा ना हमने, तो ये समीकरण एक आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्या है भाई, इधर से देखें तो इधर से देखा जाए तो हमारे पास कौन सा है भाई, बी एक्स एफ सी जो है इस समांतर चतुर्भुज में सी एफ आधार से ये बना हुआ है और इसी आधार से ये त्रिभुज भी बना हुआ है। ठीक है, एक ही आधार से समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज भी है, तो इसको भी सेम रूल लगेगा, जैसा पीछे किया वैसे सेम है। ठीक है, तो हम बार बार पूरी चीज नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे इसी प्रकार से। तो भाई लिखेंगे यहां पर इसी प्रकार से, इसी प्रकार से। भाई जो क्षेत्रफल है कौन सा वाला, क्षेत्रफल जो त्रिभुज वाला हमारे पास है, त्रिभुज कौन सा है, ए सी एफ जो है, तो भाई हम लिखेंगे क्षेत्रफल ए सी एफ जो है ये बराबर होगा 1/2 के, और 1/2 कौन सा क्षेत्रफल, तो भाई समांतर चतुर्भुज जो कि हमें क्या दे रखा है, बी एक्स एफ सी ये दे रखा है, तो ये चीज आएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने क्षेत्रफल बी एक्स एफ सी आ गया। ठीक है भाई, ये समीकरण कौन सा आ गया, तो इसमें देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 इसको मानते हैं। ठीक है, समीकरण 2 ये वाला हो गया और समीकरण 3 ये वाला हो गया। ठीक है, अब तीनों समीकरण से देखो क्या हो रहा है भाई, इन दोनों में अगर ये दोनों बराबर हो जाएं तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं ए बी सी वाई और बी एक्स एफ सी, ये दोनों चीज यहां पर हमें बराबर दे रखा है। भाई जब यहां ये दोनों चीजें बराबर दे ही रखी है तो फिर ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और उसी के साथ यहां पर ये भी आपस में बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से, भाई समीकरण 1, 2 तथा 3 से क्या हो पा रहा है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये लेफ्ट लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। यानी हमने देखा कि भाई क्षेत्रफल ई बी ए जो है ये बराबर होगा क्षेत्रफल भाई ए सी एफ के, भाई ये बराबर हो जाएगा। भाई ये लेफ्ट जो है लेफ्ट के बराबर हो जाएगा। क्या हमें यही सिद्ध करना था कि भाई ई बी ए जो है ई बी ए और ए सी एफ ये आपस में बराबर होगा, तो भाई यही सिद्ध करना था और ये चीज हमारी सिद्ध हो चुकी है यहाँ पर। और ये जब यहाँ सिद्ध हो चुका है तो भाई लिख देते हैं सीधे कि भाई इति सिद्धम, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है बड़े इजीएस्ट तरीके से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, तो देखो इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक बार छोटा सा रिपीटेशन करता हूं कि भाई कैसे हुआ। तो कैसे क्या होना था, यहां पर ये इसके समांतर दे रखा है, ये इसके समांतर दे रखा है, उसी से हमने देखा कि ये एक चतुर्भुज जो है ई बी सी वाई जो है ये जो है और एक समांतर चतुर्भुज बन गया, और बी एक्स एफ सी जो है ये भी एक समांतर चतुर्भुज बन गया। और ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच थे, तो उन दोनों के क्षेत्रफल को बराबर लिखा। उसके बाद देखा इस समांतर चतुर्भुज और इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग दोनों एक ही आधार पर हैं और एक ही
समांतर रेखाओं के बीच है, तो भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल के आधा तो होता है, तो वो हमने लिख दिया। उसी प्रकार से इधर भी ये एक समांतर चतुर्भुज था और ये आधार है और इसी से त्रिभुज और इसी से समांतर चतुर्भुज बना, तो इसमें भी हम देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। और यही तीन इक्वेशन से हमने आपस में इसको सॉल्व किया, तो भाई ये इसके बराबर पाया गया, तो इसका मतलब लेफ्ट भी बराबर होगा और ये सिद्ध हो चुका है। डन। तो भाई ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैं इसको इरेज करता हूं और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हुए अगला किस टाइप का क्वेश्चन है। ओके चलो, ओके तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 7 है और इसमें हम देख पा रहे हैं भाई एक समांतर चतुर्भुज जो कि पी क्यू आर एस जो हमारे सामने दिख रही है। भाई क्या है? पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें इसके विकर्ण पी आर और ओ एस, कौन सा भाई? पी आर और ओ एस जो है, सॉरी क्यू एस है, क्यू एस जो है ये दोनों ए पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए पर परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं। और हमें क्या दर्शाना है? तो हमें दर्शाना है पी एस ए, यानी बात की जाए तो भाई यहां पर हाँ जी ये वाला क्षेत्रफल और उसके बाद क्यू ए आर मतलब ये वाला क्षेत्रफल, इन दोनों का जो योग है, जोड़ जो है वो किसके बराबर है? तो पी ए क्यू कौन सा है? तो भाई ये वाला है पी ए क्यू। और उसके बाद एस ए आर कौन सा है? तो भाई ये वाला है। यानी इन दोनों की बात की जाए, इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर है। डन। चलो भाई ठीक है, ये चीज हो गया। अब हमें इसके अंदर क्या करना है? तो हमें इसके अंदर इसको सिद्ध करना है। भाई कैसे सिद्ध होगा? तो यहां पर हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, जिसमें हम देखते हैं पहला हमारे पास है भाई दिया है। भाई क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है? तो यहां हमने लिखा दिया है के अंदर तो भाई पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। चलो भाई ठीक है, भाई पी क्यू आर एस जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। डन। ठीक है, अब उसके बाद इसमें दे रखा है भाई और कुछ, तो भाई ये तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, कुछ ज्यादा कुछ दे नहीं रखा, इसके दोनों विकर्ण ए पर प्रतिच्छेद कर रखे हैं। अब इसके अंदर हम आते हैं किस पे भाई? नेक्स्ट भाई क्या सिद्ध करना है? तो लिखा हमने सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो यहां की बात करें सिद्ध करना है के अंदर, तो भाई लिखा है क्षेत्रफल कौन सा? तो पी एस ए प्लस में क्षेत्रफल भाई क्यू ए आर, ये बराबर होगा क्षेत्रफल पी ए क्यू, ठीक है, प्लस में क्षेत्रफल एस ए आर। भाई ये चीज हो गया। डन। भाई यहां पर हमने देख लिया इन दोनों का क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ये चीज हम करेंगे। अब देखो यहां पर बात हो रही है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल हम कैसे निकाल पाए भाई? कैसे हम कर पाए कि भाई जिससे कि इन दोनों का योग इन दोनों के योग के बराबर होगा? तो हम यहां पर एक छोटी सी रचना करते हैं। रचना क्या करेंगे? तो कि रचना इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहां से बात कर रहे हैं क्षेत्रफल की, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई एक चतुर्भुज की बात करें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो उसके लिए यहां पर होना चाहिए लंब। तो लंब की बात करते हैं, तो भाई मैंने एक लंब ये खींच दिया, ठीक है भाई, जिसको हमने मान लिया भाई ए पी क्यू आर एस आ गया, तो कोई बात नहीं, ए बी और सी मान लिया इसे, ठीक है भाई, बी सी जो कि लंब है यहां पर भी और यहां पर भी, ये लंब हमने मान लिया। उसके बाद एक और लंब ले लेते हैं क्योंकि इनका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, तो भाई इस पे भी यहां पर लंब ले लेते हैं। तो ये भी लंब आ गया और ये भी लंब आ गया, ठीक है। इसको ले लेते हैं भाई, सी के बाद डी आएगा और ये ई आएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई क्या रचना हुई है? तो भाई बी सी जो है, भाई बी सी ये लंब है किस पे? तो भाई आर क्यू पे, ठीक है भाई। और देखा जाए भाई सी बी जो है वो एस पी पे लंब है, सी बी जो है वो लंब है भाई, परपेंडिकुलर है एस पी पे, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे तथा, और क्या चीज है? तो इस रेखा की बात करें तो ये रेखा भी लंब है, तो यानी लिखा हमने ईडी जो है ये लंब दे रखा है, ईडी जो लंब दे रखा है वो पी क्यू पर है, ठीक है। और उसके बाद डीई जो लंब है भाई, लिखा हमने डीई जो लंब है ये दे रखा है एस आर पे। भाई इतनी चीजें हो गई भाई, ये यहाँ पर इतनी चीजें हमने रचना के अकॉर्डिंग कर ली है। इसके बाद हम आते हैं क्षेत्रफल पे। भाई कैसे क्षेत्रफल ज्ञात होगा? तो यहाँ पर उसके लिए आएंगे भाई सिद्ध करना। सिद्ध में हम देखते हैं भाई, इस क्षेत्रफल की बात करें तो सिद्ध में आएंगे, तो सिद्ध में हमें इस चीज को सिद्ध करना है। तो भाई पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो भाई क्षेत्रफल हमारे पास किसका? पी एस ए का क्या होगा? भाई मैंने लिखा क्षेत्रफल पी एस ए कितना होगा? तो भाई क्या होता है क्षेत्रफल? तो क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार, और आधार क्या? भाई पी एस ए की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये आधार और ये ऊंचाई क्या ली जा सकती है? भाई ये होता है 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, यही चीज होता है। तो हमने लिखा भाई 1/2, चलो ठीक है। उसके बाद आधार जो है वो एस पी है, तो भाई एस पी भी लिखा।
उसके बाद ऊंचाई की बात की जाए तो भाई बी ए है, तो भाई बी ए भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो दूसरा क्षेत्रफल कौन सा है, क्यू ए आर है, तो भाई इसको लिखा हमने क्षेत्रफल क्यू ए आर, भाई ये चीज की गई। तो जब भाई क्षेत्रफल क्यू ए आर की बात करें तो मतलब ये आ रहा है क्यू ए आर, इसमें आधार आ रहा है आर क्यू, भाई आधार आर क्यू है, तो हमने लिखा 1/2, आधार है आर क्यू। और भाई ऊंचाई की बात की जाए तो ऊंचाई आ रहा है ए सी आ रहा है, तो भाई यहां पर लिखा ऊंचाई के लिए ए सी लिख दिया। चलो भाई ठीक है, आधार गुने में ऊंचाई, ये चीज आ चुकी है, डन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अभी भाई इन दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ना ही तो है, तो हम इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहां पर लिख सकते हैं क्षेत्रफल पी एस ए प्लस में क्षेत्रफल क्यू ए आर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ रहा है भाई 1/2। चलो भाई ठीक है, इन दोनों को जोड़ा 1/2 आ गया, और साथ में लिखा भाई एस पी गुने में बी ए प्लस में आर क्यू गुने में ए सी। ठीक है भाई, ये चीज आ गया। सॉरी, इसके साथ हाफ भी है, इसके साथ 1/2 भी है, तो ये हमने लिख दिया 1/2। ठीक है भाई, अब एक चीज देखिए, क्या एसपी और आर क्यू बराबर है, क्या एसपी और आर क्यू बराबर है, तो भाई है, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यही चीज है। तो भाई इसमें हम लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर बराबर लिखा गया, यानी इन दोनों में एसपी है और यहाँ एसपी भी है, तो क्या एसपी को कॉमन लिया जा सकता है, तो भाई बिल्कुल। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं भाई, इस साइड यहां पर लिख देते हैं कि भाई क्षेत्रफल कौन सा है, तो पी एस ए प्लस में क्षेत्रफल हमारे पास है क्यू ए आर, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इन दोनों के योग के बराबर, मतलब 1/2 कॉमन लिया हमने, 1/2। ठीक है, और साथ में मैंने कहा एसपी और आर क्यू बराबर है, तो भाई इसको कॉमन लेके हम एसपी ही लिख सकते हैं, यानी आर क्यू को भी मैं एसपी लिख दूं तो दोनों में एसपी यानी कॉमन आ गया। अब कॉमन मतलब अलग से लिख दिया हमने, बचा क्या अंदर, तो भाई बी ए और ए सी बचा है, तो भाई ये लिखा हमने, भाई ये आ गया बी ए प्लस में ए सी आ गया। चलो ठीक है, देख पा रहे हो आप, बी ए और ए सी आ गया। अब भाई बी ए में जब ए सी जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो पूरा बी सी आएगा, भाई ये क्या आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 1/2 एस पी गुने में भाई ये आएगा बी सी, तो भाई ये लिख दिया हमने बी सी। चलो ठीक है, एस पी गुने में बी सी लिख दिया। अब एक चीज बताइए भाई, आधार गुने में ऊंचाई क्या होता है, भाई ये चतुर्भुज हमारे पास है, वो भी कौन सा, समांतर चतुर्भुज, आधार गुने में ऊंचाई क्या होता है, तो भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, यानी हम इसमें लिख सकते हैं 1/2 और साथ में ये आ जाएगा क्षेत्रफल, क्या आएगा भाई, पी क्यू आर एस आएगा, तो इसको लिख दिया भाई पी क्यू आर एस। चलो भाई, ये चीज हमारे पास आ गई, ये पहला स्टेप हो चुका है, यानी लेफ्ट साइड को हमने यहां तक सिद्ध कर दिया है। अब बारी आती है राइट साइड की, देखते हैं भाई राइट साइड में क्या चीज होगा। ओके, तो राइट साइड की बात करते हैं तो उसके लिए हम आते हैं सेकंड पे, अगले स्लाइड पे चेक देखते हैं भाई कैसे होगा ये सॉल्व। तो यहां पर मैं आता हूं, तो यहां पर भाई क्या है, क्षेत्रफल पी ए क्यू है, तो हाँ भाई हमने लिखा क्षेत्रफल, एक मिनट, क्षेत्रफल पी ए क्यू की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल पी ए क्यू कौन सा हमें दिख रहा है, तो भाई पी ए क्यू की बात करते हैं तो आधार पी क्यू है और ऊंचाई डी ए होगा, भाई होगा तो बिल्कुल। तो भाई यहां पर लिख सकते हैं भाई 1/2, आधार क्या है पी क्यू और ऊंचाई क्या है डी ए आ गया। ठीक है, सेकंड वाला क्या सिद्ध करना था, तो एस ए आर को सिद्ध करना था, एस ए आर कौन सा, ऊपर वाला, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो भाई इसको भी लिखते हैं, भाई लिखा क्षेत्रफल एस ए आर की बात करते हैं तो यह आएगा भाई 1/2, और आधार की बात करें तो आधार कितना है, तो आधार हमारे पास है एस आर, और ऊंचाई क्या है, तो ई ए, यही है, तो भाई एस आर गुने में ए, एस आर गुने में ई ए। चलो भाई ये चीज हो गया। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ता हूं भाई, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ गया हमारे पास भाई क्षेत्रफल पी ए क्यू प्लस में क्षेत्रफल एस ए आर, और इसके बराबर हमारे पास आएगा 1/2 पी क्यू डी ए प्लस में 1/2 एस आर ई ए, भाई ये आ गया। अब एक चीज बताइए, पी क्यू और एस आर कौन सा भाई साइड है, पी क्यू और एस आर क्या दोनों बराबर है, तो भाई बिल्कुल, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई यहां पर इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, भाई क्या कॉमन लिया जा सकता है इन दोनों में, तो भाई इन दोनों में लिख सकता हूं 1/2 पी क्यू कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि पी क्यू और एस आर दोनों आपस में बराबर है। डन, तो भाई बराबर है तो भाई दोनों को लिख सकते हैं, और बच गया क्या, तो भाई डी ए प्लस में ई आर लिख दिया।
चलो भाई ठीक है, इसके साथ मैं लिख देता हूं साथ में रीजन भी साथ में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि यहाँ पर मैंने लिखा ये इसलिए आया क्योंकि पी क्यू और एस आर बराबर था। चलो भाई ये चीज आ चुका है, डन। अब भाई इन दोनों को अगर जोड़ते हो, किसको भाई, डी ए और ई आर को जोड़ते हो, तो भाई क्या आएगा, तो भाई यहां पर मैंने लिखा 1/2, यह आया 1/2, गुने में पी क्यू आया है और गुने में डी ए और ई आर, डी ए और ई आर है ना भाई, कौन सा है भाई, डी ए और ई आर नहीं होगा, ई ए होगा, ई ए होगा भाई। भाई यहां पर क्या चीज है, ई ए चल रहा है, ये छोटी सी मिस्टेक हुई है, ई ए चल रहा है यहां पर, ठीक है। तो भाई यहां पर हम देख सकते हैं भाई डी ए और ई ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो भाई पूरा ईडी आएगा, भाई पूरा ईडी आएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये आ गया ईडी। अब एक और चीज देखिए भाई, यहां पर इस समांतर चतुर्भुज में आधार गुने में ऊंचाई क्या होगा, तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, भाई यही होता है भाई, आधार गुने में ऊंचाई, आपके आधार एस आर को माना गया है और ई डी जो है ये इसका लंब है जो कि 90 डिग्री का है, तो ऊंचाई होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं यही चीज, ये आ गई हमारे पास 1/2 और उसके साथ क्षेत्रफल, और ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल के साथ हम लिख सकते हैं पी क्यू आर एस लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया हमने पी क्यू आर एस, ठीक है भाई। क्षेत्रफल हमारे पास क्या आ रहा है भाई, पी क्यू आर एस, ये क्षेत्रफल पूरा आ रहा है और ये हम यहां पर देख पा रहे हैं, ये आ गया। अब ये आ गया समीकरण 2। अब एक चीज मुझे बता दीजिए भाई, इसका योग मतलब कि जब राइट वाले को सॉल्व किया है तो क्या आ रहा है, क्षेत्रफल पी क्यू आर एस, लेफ्ट वाले को सॉल्व किया तो क्षेत्रफल पी क्यू आर एस, दोनों हाफ के साथ हैं, 1/2 के साथ हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या भाई, समीकरण लिखा भाई, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है भाई, समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या कर सकते हैं, तो भाई लेफ्ट राइट के बराबर हो जाएगा, यानी ये वाली साइड और अगली जो है दोनों आपस में बराबर हो, यानी मैं लिख देता हूं इसको, क्षेत्रफल पी एस ए और क्यू ए आर, क्षेत्रफल पी एस ए प्लस में क्षेत्रफल क्यू ए आर, भाई ये बराबर है किसके, तो ये बराबर है भाई, ये तो था क्षेत्रफल 1/2 पी क्यू आर एस के ही बराबर था, और ये भी बराबर है, तो इसको लिखूं राइट में, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, क्षेत्रफल क्या आ रहा है भाई, पी ए क्यू प्लस में क्षेत्रफल एस ए आर, भाई ये आ गया। यानी हम यहां पर देख सकते हैं ये और ये आपस में बराबर होगा, जो कि हमें सिद्ध करना था, जो कि हम यहां देख पा रहे हैं, बिल्कुल भाई यही चीज सिद्ध करनी थी और क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां पर आपने देखा भाई किस तरीके से क्वेश्चन यहां पर सॉल्व होता है, और आपको इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको करना पड़ेगा कि आपने दिया है, सिद्ध करना है, रचना और सिद्ध पे आके करना पड़ेगा सॉल्व। और यहां पर जस्ट क्या चीज है, तो भाई इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ा, देखा तो भाई आधा पी क्यू आर एस आ गया, और इन दोनों का क्षेत्रफल जोड़ा तो वो भी आधा पी क्यू आर एस आ गया। अब दोनों को बराबर कर सकते हैं और कर दिया और वही आंसर आ गया, डन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहां पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला किस टाइप का क्वेश्चन है और कैसे हम उसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो चलो भाई इसको इरेज करते हैं। हाँ जी, तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां दे रखा है दी गई आकृति, जो आकृति आप यहां देख सकते हो, इसमें ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ए बी सी डी ये एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें दे रखा है बिंदु पी और क्यू। भाई पी और क्यू जो है वो क्या है, भुजा बीसी को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, यानी कहा जाए कि ये और ये भाई बीपी पी क्यू और क्यू सी ये तीनों बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि इसने कहा है 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। ओके, तो ये चीज हमने लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया क्षेत्रफल किसका, ए पी क्यू। ए पी क्यू कौन सा है, तो भाई ए पी क्यू, ये इसकी बात करें, ए पी क्यू जो है ये जो है वो बराबर है किसके, एरिया डीपी क्यू के। डीपी क्यू कौन सा है, तो भाई बात करें डीपी क्यू, तो भाई डीपी क्यू ये है भाई, इसके बराबर है, ठीक है। और यही 1/6 है किसके भाई, ए बी सी डी के, यानी पूरे का 1/6 है, ये सिद्ध करना है। ओके, तो चलो भाई सिद्ध करते हैं कैसे ये सॉल्व होगा। तो यहां पर तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें क्या दिया है, भाई क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है, ठीक है। तो दिया है कि बात करते हैं, तो यहां पर हमें दे रखा है कि भाई ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, भाई ये एक समांतर चतुर्भुज है। चलो ठीक है, ये हमें दे रखा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है कि पी और क्यू बी सी को समत्रिभाजित कर रहा है, मतलब समान 3 भागों में विभाजित कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि भाई इसके बाद हमें दे रखा है पी क्यू बीपी बराबर में पी क्यू बराबर में क्यू सी।
भाई ये चीज हमें दे रखा है। ओके, अब उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, तो वो लिखते हैं। तो भाई लिखा हमने यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है भाई, सिद्ध करना है कि कंडीशन में यहां पर आते हैं और यहां पर हम देख पा रहे हैं, क्या भाई देख पा रहे हैं कि भाई क्षेत्रफल कौन सा वाला, APQ जो है ये बराबर है किसके भाई, क्षेत्रफल DPQ के, और बराबर है 1/6 क्षेत्रफल ABCD। भाई ये बराबर है। ठीक है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। चलो भाई इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। और सिद्ध के लिए क्या करेंगे, तो सिद्ध के लिए हम लिख सकते हैं इसमें सीधे सिद्ध और फिर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एक चीज देखिए भाई, पहले बात करते हैं APQ और DPQ की। कौन सा भाई, APQ और DPQ की बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज कौन सा, APQ तथा त्रिभुज DPQ। क्या ये दोनों के दोनों कौन से भाई, APQ और DPQ, क्या दोनों एक ही आधार पर हैं, तो हैं। और एक ही समांतर रेखाओं के बीच हैं, तो भाई बिल्कुल है। तो यही चीज लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हैं, एक ही आधार पर तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच, एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है भाई, और इस कंडीशन से हम लिख सकते हैं तब भाई क्षेत्रफल जो है किसका, APQ का, ये बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल भाई DPQ के। भाई ये चीज हो गया भाई, इतनी सी बात से ये बराबर हो गया कि भाई एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच दोनों त्रिभुज अगर बन रहे हैं तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। डन। चलो भाई ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमें क्या करना है, ABCD का भी क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। और पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो पूरे के क्षेत्रफल की बात की जाए तो यहां पर एक लंब खींच लेते हैं। तो लंब खींचने के अनुसार यहां पर चीजें होगी सॉल्व, और होगी कैसे, तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं भाई, एक लंब खींचते हैं। तो यहां पर भाई मैंने लिख दिया है, एक लंब हमने खींच दिया है, कहां से, यहां से खींच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये लंब हमने खींच दिया। ठीक है, और ABCD क्या नाम रखे भाई, E लिख देते हैं इसको। ठीक है भाई, ये E आ गया। अब यहां पर हम लिखते हैं क्या भाई, लिख दिया हमने EB लंब किस पर खींचा गया है, BC पर रखने पर या रखने से। भाई क्या होगा, भाई क्या कर रहे हैं भाई, EB एक लंब रखा गया इसके ऊपर, और इस अनुसार अगर कहा जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल किसका भाई, APQ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो APQ के क्षेत्रफल हम लिख सकते हैं यहां पर, क्षेत्रफल APQ जो होगा ये होगा 1/2, भाई 1/2 होता है। और गुने में क्या होता है, आधार गुने में ऊंचाई। और आधार की बात की जाए, अगर मैं इसको मानता हूं A, ठीक है, इसको मानते हैं A, और ये भी A होगा, भाई तीनों चीजें बराबर होगी, भाई तीनों बराबर होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं भाई तीनों को A ले लेते हैं, तो यानी आधार क्या है, A है, और ऊंचाई क्या है, तो भाई B है। भाई ये चीजें, तो हमने लिखा आधार कितना आ गया, A, और ऊंचाई क्या है, तो EB है। भाई ये चीज हो गया, यानी इसके अनुसार हम कह सकते हैं ये APQ आ गया हमारे पास। ओके, चलो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। उसके बाद सेकंड की बात करते हैं। अगर मुझे रिलेट करना है किसके साथ, क्योंकि पहले दो तो बराबर हो चुके हैं, हमें इससे रिलेट करना है, यानी ABCD का क्षेत्रफल वो क्या होगा। तो भाई यहां पर मैं देख पा रहा हूं क्षेत्रफल ABCD, इसकी बात करें तो ये कितना होता है, ये आधार गुने में ऊंचाई होता है। आधार कितना है, तो भाई BC है, तो भाई इसको लिखा हमने BC, गुने में ऊंचाई क्या है, तो भाई EB है। ये होगा, EB ऊंचाई है और आधार ये है। अब इसको अगर मैं यहां पर देखता हूं तो क्या दिख रहा है मुझे, तो भाई BC की जगह लिख सकते हैं 3A, और गुने में EB आ रहा है, भाई ये चीज आ रहा है। डन। अब भाई यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई 1/2 EAB, ये चीज क्या है, या फिर हम यहीं से उठाए, इस 2 को उठाकर मैं इधर भेज देता हूं, इस 2 को उठा के इधर भेज देता हूं, तो A गुने में EB क्या होगा, तो भाई A गुने में EB हो जाएगा, 2APQ होगा, ये होगा। तो इसको मैं यहां पर उठा के रख देता हूं, तो यहां पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो भाई यहां पर मैंने 3 तो लिखा, ठीक है। उसके बाद A और EB, भाई A और EB ये 2 उठ के इस साइड जाएगा, तो यानी कि आ रहा है 2 गुने में क्षेत्रफल कितना आ रहा है भाई, APQ आ रहा है,
ये चीज आ गया हमारे पास। और इस साइड क्या है, क्षेत्रफल ABC है, ठीक है भाई, ये चीज आ गया। अब यहां पर देखिए 3 दूनी 6 आ गया, ठीक है, इस 6 को उठा के इस साइड लाएंगे तो ये कितना आ रहा है, तो भाई 1/6 आ गया, ठीक है भाई। और यहां पर क्षेत्रफल कितना आ रहा है भाई, ABCD आ गया भाई, ये चीज आ गया। इस 6 को उठाकर नीचे ले आते तो 1/6 आ गया और ABCD आ गया। और इस साइड क्या है, तो क्षेत्रफल APQ है, ये लिख दिया हमने, क्षेत्रफल APQ, ठीक है भाई, ये क्षेत्रफल APQ आ गया। क्या हमें यही सिद्ध करना था कि APQ जो है वो 1/6 ABCD है, और वो सिद्ध हो चुका है, ये चीज सिद्ध करनी थी और यहीं से क्वेश्चन समाप्त होता है। यानी कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आपको करना है, और ये बिल्कुल आसानी तरीके से किया जा सकता है और हमने कर दिया इसको। ओके, तो यहां पर चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आपको करना क्या है, तो आपको करनी है प्रैक्टिस। क्योंकि आप यहां पर तो क्वेश्चन समझ जाओगे, लेकिन खुद से प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे, मैं बार बार कहता हूं कि भाई खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे। ओके, तो खुद से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यहां पर जब मैं समझाता हूं चीजें आसान लगेगी आपको, आप देखोगे भाई क्वेश्चन निकल रहे हैं, हर एक स्टेप समझ में आ रहा है, लेकिन वो स्टेप आपके माइंड में सेट रहे उसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार खुद से ट्राई करोगे, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, उतने बार उतने आपके कहते हैं ना क्वेश्चन करने की एबिलिटी बढ़ती जाएगी, और कहते हैं उसकी गलतियां जो है वो कम होती जाएगी और मार्क्स आपके अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो भाई करना क्या है, तो प्रैक्टिस। तो भाई अब यहां पर आज का सेशन यहां पर समाप्त होता है, जिसमें हमने 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में और भी आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम कवर करवाने वाले हैं। तो पहले आपको इन 8 क्वेश्चन की करनी है प्रैक्टिस, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में आना है, नेक्स्ट क्लास में आना है, और उसमें आप देखोगे कि भाई इसके बाद के मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। डन। तो भाई इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया कि नहीं लिया, भाई कोई नहीं लिया तो ले लो, ले लिया तो अच्छी बात है। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन के बारे में क्या है, तो यहां पर मैं बताता हूं। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलता है। और इसमें आपको बताना चाहता हूं भाई किस तरीके से क्या करना पड़ेगा आपको फ्री के लिए। तो भाई आप लोगों की सुविधाओं के मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbase.com। और इस वेबसाइट में क्या है, तो इसमें आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो भाई यहां देखिए, भाई यहां आप देख सकते हो, जैसे आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको जैसा इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, जैसा आप देख पा रहे हो, यूपी बोर्ड, और नीचे आते हो तो और भी बहुत से कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। जैसे कि आपने देखा भाई IIT JEE नीट UPSC CUT ओलंपियाड NTSC इंग्लिश स्पीकिंग, भाई बहुत सारी चीजें भाई, ये तो बहुत फायदेमंद चीजें हैं। तो यानी अब आपको इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, या फिर आपके जान पहचान में कोई भी किसी को भी इनमें से कोई भी कोर्स स्टडी करना है, तो अब उनको कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। तो फायदा कैसे उठाना है, तो भाई इसमें आपको बताऊं। जैसे कि आप लोगों को हिंदी मीडियम में, तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आप हो 9वीं कक्षा में तो 9वीं कक्षा पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आप देखोगे यहाँ पर सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के साथ। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, उस विषय के टीचर के सामने वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। और भाई वो कैसे, तो यहां पर देखिए, यहां पर जैसे कि मान लो कि भाई आपके सामने गणित विषय का आपको पूरा कंप्लीट कोर्स स्टडी करना है, तो भाई मेरे सामने यहां वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते देखोगे इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें भाई पाठ्यक्रम परिचय, संख्या पद्धति, और उसके बाद देखा जाए तो बहुत से चैप्टर्स अवेलेबल हैं। आपको इनमें किसी भी चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत होती है, या फिर पूरा चैप्टर ही स्टडी करना है आपको, तो आप यहां पर आ सकते हो। तो करना क्या है, तो आपको भाई उस चैप्टर पर क्लिक करना है, क्लिक करते उसमें एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी उस चैप्टर की, और वीडियो की लिस्ट जो खुलेगी उसमें आपको क्या क्या चीज मिलने वाला है, तो भाई सबसे पहले मिलेगा उस चैप्टर का फुल कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट वीडियो। एक कॉन्सेप्ट के अंदर पूरे उसके रूल रेगुलेशन जो भी है, सारे फॉर्मूले, उसके बेसिक से बिल्कुल लेकर एडवांस लेवल तक हर चीज समझाई गई है कि भाई क्या क्या फॉर्मूलेस लगने वाले हैं। उसके बाद क्या है, तो उसी के आधार पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। तो उसके लिए पूरे NCERT का सॉल्यूशन आपको करवा रखा है, जिसमें कि उसके उदाहरण हो गए, उसके परिमेय हो गए, उसके प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन हो गए, हर चीज को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको करवाया गया है। उसके बाद मिलता है भाई उस चैप्टर का MCQs, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसको भी करवाया गया, जैसे कि आपके एग्जाम में भी आजकल आते हैं, तो भाई होना जरूरी है, और ये चीज यहां पर भी अवेलेबल है। उसके बाद आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अवेलेबल है। और उसके बाद कहा जाए पूरे चैप्टर का एक वन शॉट रिवीजन, यानी एक वीडियो के अंदर पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा दिया गया है, इस तरह की वीडियो भी अवेलेबल है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात। उसके बाद क्या है, उसके बाद और भी बहुत से सेक्शन आने वाले हैं, या फिर जैसे कि आपके टेस्ट पेपर हैं, सैंपल पेपर हैं, और भी चीजें आने वाली है। तो भाई इन चीजों के लिए आप बस साथ में बने रहिए, बिल्कुल मजा आने वाला है। अब
आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर चीज बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाती है और आपको कोई वीडियो कोर्स भी किसी का परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हर चीज बिल्कुल आपको पता ही बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो भाई इसका फायदा उठाइए। और करना क्या है, तो करना ये है कि आपको बस चैप्टर पर क्लिक करना है, उसकी जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी, जो भी वीडियो आपको देखना है उस वीडियो पर क्लिक करोगे और क्लिक करते इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। उसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं भाई, मैग्नेट ब्रेन हिंदी में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो भाई इसका आप फायदा उठाइए और आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में या फिर आपके जान पहचान में कोई भी है उनको भी ये चीजें सजेस्ट कीजिए जिससे भाई उसको भी इसका फायदा मिल पाए। डन। तो इसके साथ आपको कहना चाहता हूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।